राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्त सबसे प्रबल, सबसे समर्थ, वक्त अगर मेहरबानी पर आए तो छठ के दिन यानी 29 अक्टूबर को मांगी मुराद घर पहुंचते पहुंचते मुंह को लग जाती है। मगर वक्त अगर ना मेहरबान हो तो अगले 48 घंटे बाद की तारीख होती है 31 अक्टूबर 1984। छाबड़ा साहब आज सुबह से ही बहुत खुश थे। सियालकोट में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच था। क्वेटा में हुआ पहला मैच भारत अपने बल्लेबाजों की नाकामी और पाकिस्तान अंपायरों की कामयाबी की वजह से हार गया था। तो खुशी की वजह क्या थी? खुशी की वजह थी लाला अमरनाथ का लड़का, अपना पंजाबी पुत्र मोहिंदर अमरनाथ आज कप्तानी करने वाला था। दौरे के कप्तान सुनील गावस्कर ने किसी कारणवश दूसरा मैच नहीं खेलना था। इसी कारण अमरनाथ को कप्तानी का मौका मिला था। छाबड़ा साहब ने सुबह से ही रेडियो अपने कब्जे में लिया हुआ था। आती जाती रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी छाबड़ा साहब ने सुन लिया था कि सियालकोट के जिन्ना स्टेडियम में मोहिंदर अमरनाथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। वह लड़की की दूरदर्शिता से खुश हुए थे। मुदस्सर नजर, ताहिर नक्कास, तौसीफ अहमद के होते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान में रनों का पीछा कर हराना नामुमकिन ही है। मोहिंदर को पहले ही कप्तान बनाना था। उन्होंने सोचा और कान को रेडियो के और नज़दीक ले गए। 11 बजे के आसपास प्रसारण एक अजीब सी ध्वनि के साथ कट गया। उन्हें लगा कि रेडियो की फ्रिक्वेंसी में गड़बड़ी है। उन्होंने रेडियो का एंटीना बाहर निकाला ही था कि तभी रेडियो चलने लगा। रेडियो मगर अब उसी स्टेशन पर क्रिकेट प्रसारण की जगह यह दुखद समाचार दे रहा था कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आज तड़के गोली मार दी गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी पर हमला उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड ने किया है। बार बार लगातार इस सिख शब्द पर जोर दिया जा रहा है, यह बोलकर कि शिष्य शब्द का यह अपभ्रंश महज एक शब्द न होकर ओज, वीरता और स्वाभिमान का प्राय भी है। छाबड़ा साहब जड़ हो गए। उन्होंने चलती हुई रेडियो वैसे ही रख दी। वह यह भी भूल गए कि लाला जी का बेटा आज जिस मैच में कप्तानी कर रहा है वह भी पूरा ही नहीं हो पाएगा। लाला जी का बेटा फिर कभी कप्तान नहीं बन पाएगा। उन्हें दूसरी बड़ी चिंता ने घेर लिया। चिंता अपने कौम की, अपने लोगों की, अपनी बीवी की, अपनी बेटी की। उनकी चिंता जायज़ थी। चिंता यह कि देश के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था और हमलावर सिख ही थे। शाम होते होते प्रधानमंत्री की मौत के साथ साथ दिल्ली के एम्स इलाके में दंगे भड़कने की खबर अब रेडियो से ज़्यादा लोगों के ज़बान पर आ गई। छाबड़ा साहब ने कैंटीन से लौटते हुए सिख होने का, गद्दार होने का तंज सुना और यह भी कि राष्ट्रपति जो कि खुद सिख है वह भी सुरक्षित नहीं है। उनकी कार में भी टायर फेंकने की कोशिश की खबर भी उन्होंने सुनी। मगर उन्हें राष्ट्रपति की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता करने को राष्ट्र था। उन्हें चिंता इस शहर में अपने और अपने लोगों की थी। चिंता यह थी कि क्या यह तनाव सैकड़ों मील दूर मेरे बोकारो तक भी पहुंचेगा? क्या हम अपने घर में ही महफूज नहीं? बोकारो तो मेरा शहर है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई बंद हैं, तकसीमी सियासत से मरहूम। क्या ये भी वैसा ही करेंगे जैसा वह रास्ते भर सुनते आए हैं? क्या वह सुनते आए हैं या उन्हें सुनाया गया है? इन्हीं उधेड़बुन में डूबे बुझे मन से जब छाबड़ा साहब अपने घर में घुसने लगे तो उन्होंने ऋषि के कमरे के बाहर 4 जोड़ी चप्पलें देखी। यह असामान्य बात इसलिए भी थी कि इतने दिनों में ऋषि ने किसी को अपने घर पर नहीं बुलाया था। छाबड़ा साहब को एक बार ख्याल आया कि बाहर तक आने वाली फुसफुसाहट अचानक बंद क्यों हो गई, पर कुछ सोचकर वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर अपने घर में दाखिल हो गए। नीचे ऋषि के कमरे में बंद फुसफुसाहट फिर तेज हो गई। नेता भैया बुलाए हैं, 4 लोगों में से पहले ने कहा। अभी? ऋषि ने पूछा। हाँ अभी, पहले ने ही जवाब दिया। क्या बात है? ऋषि अचंभित है। वह बेवक्त बुलाए जाने का कारण जानना चाहता है। हमको क्या पता, जैसे तुम वैसे हम, अब चलो, पहले ने कठोर सा जवाब दिया। ऋषि ने सवाल के जवाब के लिए दूसरे की तरफ देखा, मगर दूसरे ने भी कंधा उचकाकर अनभिज्ञता ही जाहिर की।
कल शोक सभा के लिए आदमी जुटाना होगा, चलो, कहकर ऋषि ने पाँव में चप्पल डाले और बाहर निकल गया। सड़क और बाजार में माहौल भारी है, लोग दुखी थे और क्रुद्ध भी। आम धारणा यह थी कि सिखों की गलती है, उनका मन बढ़ गया है, निहत्थी औरत पर गोली चलाना कहाँ की बहादुरी है, इत्यादि। रास्ते भर की सवाल और दलील समेटे ऋषि चारों समेत वहां पहुंचा जहां उसे बुलाया गया था। हॉल ठीक ठाक ही बड़ा था और वहां उसके अलावा 30-40 लोग और थे जिन्हें वह नहीं पहचानता था। वह देर से ही पहुंचा था और जो पहली बात उसके कानों में पहुंची वह सीधे मर्म पर चोट थी। घर में अगर औरतें हैं तो मेरे भाई एक काम करो, उन्हें जहर चटा दो, क्योंकि रक्षा अब तुमसे हो नहीं पाएगी और सरियाम नंगा होते देख नहीं पाओगे, कहने वाला गर्जा। मौजूद लोग अब भी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, शोक की बात है और क्रोध की भी, वह समझ रहे हैं, लेकिन इससे उनके घर की औरतों बच्चियों का क्या सरोकार। वह निर्भाव खड़े रहे। गरजने वाले ने फिर सिर उठाया। भरोसे से बड़ा कुछ नहीं होता। भरोसा था तभी मैडम जी ने अपनी सुरक्षा में इन्हें रखा था, मगर यह जानते हुए कि उन्हें खतरा है। लोगों ने बहुत समझाया था कि भरोसे लायक नहीं है ये, मगर प्रधानमंत्री जी नहीं मानी। आखिर कर ही दिया विश्वासघात इन्होंने। 31 गोलियां दागी हैं उस पर, निहत्था औरत पर। पता है आप लोगों को, कहते हुए उस व्यक्ति ने अपने रुमाल से अपना चेहरा छिपा लिया। वह रो रहा था या रोने का अभिनय कर रहा था, यह अंतर कर पाना मुश्किल तो था, मगर इस दुख या दुख की अदाकारी ने अब की दफा असर किया। लोग अब अभिप्राय समझने लगे थे, उनकी नसें फूलने लगी, हाथ भींचने लगे, नफरत का छिड़काव लोगों पर अनुकूल असर करने लगा। ऋषि भी अब इस बुलावे का अर्थ समझ पाया और मन ही मन डर गया। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। संगठित रूप से उसे प्रधानमंत्री की हत्या का दुख तो था, और अगर वह अपना मन टटोले तो रोष भी, मगर यह रोष सिर्फ चंद लोगों से था जिन्होंने यह अपराध किया था। लम्हों की गलतियों के लिए सदियों को सजा नहीं दी जानी चाहिए, वह यह मानता था। अचानक ही उसके आंखों के सामने मनु का भोला चेहरा घूम आया। बातों के घुमावदार होने से ही ऋषि समझ गया कि नेता भैया सिखों से बदले की बात अब तक कहने ही वाले हैं। उसे आने वाले वक्त की नृशंसता का भाव तो नहीं था, फिर भी वह अपने घर को बचाने की जुगत सोचने लगा। अपना घर भी 4/13 जिसमें मनु थी, और मनु के होने से ही उसके माता और पिता भी थे। वह सोचता जाता था। उधर नेता आंखें साफ करता हुआ मुद्दे पर आ ही गया। देखो भाई, इस देश में तो प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, फिर हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी कि नहीं? वह फिर गर्जा, हाँ लेनी ही होगी। उन्मत्त हो चुके लोग चिल्लाए। नेता खुश हो गया, मगर जाहिर करना जल्दबाजी होती। वह गंभीर बना रहा और कहा, मालूम भी है यह पंजाब में किसी और को नहीं चाहते, कहते हैं धोती टोपी जमना पार, मतलब हम धोती टोपी पहनने वाले लोग वहां नहीं रह सकते। खालिस कहते हैं खुद को, तो हम कौन हैं? मिलावटी लोगों के लिए पंजाब में जगह नहीं, उन्हें जमना पार खदेड़ दिया जाए, पंजाब से बाहर, समझे? नेता एक क्षण रुका। उसने लोगों के मर्म का परीक्षण किया और फिर मर्म पर ही वार किया। और एक तुम हो सालों धोती टोपी वालों, सरदार जी करते हुए जी हुजूरी करते फिरते हो। पंजाब तो छोड़ो, यह अपनी जगह भी तुम्हारी नहीं रहेगी। ठेकेदार कौन? नरूला। तिजारत किसकी? सैनी की। गाड़ियां किसकी? दशमेश की। तुम्हारा क्या? धोती और टोपी। वह एक सांस में चिल्लाया। उसकी आवाज ने पहले से ही उबलती सिराओं में सीधे नफरत धकेली। वह अब बात खत्म करना चाहता था। देखो, अगर एक आदमी ने 4 नहीं मारे तो मान लेना कि दूध नहीं पेशाब पिलाया था तुम्हारी माँ ने, और पेशाब बह जाने के लिए ही होता है। कही हुई यह बात पूरे कक्ष को अवाक कर गई। बात ने वहीं चोट की थी जहां ध्येय कर यह बात कही गई थी। कमरे का माहौल उबाल पर था। कमरे के भीतर घुसे लोग उन्मादियों में तब्दील हो चुके थे। उन्हें अब अंतिम आदेश की प्रतीक्षा थी। अंतिम आदेश आया। जो सरदार मिले, जहां मिले मारो, खींच के मारो, निकाल कर मारो, दौड़ा के मारो, घसीट के मारो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फैसला कर दो, कोई बीच में नहीं आएगा। पेट्रोल पंपों से, मिट्टी तेल के डिब्बों से जो चाहिए जितना चाहिए ले लो।
बगल की मेज से अपने मोहल्ले के गद्दारों की लिस्ट उठाओ और साफ कर दो इस शहर को। फिर कह रहा हूँ, जो चाहिए लो, मगर काम पूरा करो। वह दहाड़ा। सिराय उन्माद से फट पड़ने की हद तक व्याकुल थी। उन्मादी निकलने को तैयार थे। तभी नेता ने पूछा, तो शुरुआत कहाँ से होगी? इस सवाल के जवाब में मुर्दई छा गई। रोष और आक्रोश चरम पर था और उसे बस तिल्ली भर की चिंगारी की देर थी। मगर सब यूं खड़े थे मानो नेता ने कोई सवाल न पूछकर मंत्र पढ़ दिया था और सब भूत हो गए थे। सबों को चुप देख नेता एक क्षण को हताश हो गया और फिर गालियों से उत्तेजना भरने की कोशिश करते दोबारा सवाल दोहरा दिया, शुरुआत कहाँ से होगी? 4/13 से। अब की दफा पीछे से आती एक ठहरी हुई आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग पीछे मुड़कर देखने पड़े। आवाज ऋषि की थी। उसने अपने घर का पता दिया था। बीच के वक्त में उसने कुछ सोचा था और उस सोच के बाद ही यह जवाब दिया था। नेता ने छाती में सांस भरकर उसे देखा और कहा, खोल के रख दो, बाहर खींच कर मारो, जलील करके मारो। घमंड टूटना ज्यादा जरूरी है। घरों से, टैक्सियों से, ट्रकों से, दुकानों से, मकानों से, कारखानों से, जहां मिल जाए वहीं मारो। सड़क पर खींचो और मारो। ठीक है? हाँ, एक साथ आवाज आई। शोर के साथ ही कुछ विशेष लोगों के हाथ में पर्चे बांट दिए गए जिसमें सरदारों के घरों की पहचान दर्ज थी। उन्मादी अपनी अपनी राह निकल गए। ऋषि भी बाहर आ गया। बाहर आकर उसे वस्तु स्थिति की गंभीरता का एहसास दरअसल अब हुआ। वह लोगों का आक्रोश तो देखता आया ही था, मगर अब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी शामिल था। वह निकट भविष्य की उस भयावहता को देख पा रहा था जो आने ही वाली थी। बारूद और भावनाएं महज ताप से भड़क जाती है। ताप मिल चुका था और वह इतना था कि अब इसे कोई शांति दूत भी शायद ही बुझा पाता। ऋषि यह बात समझ गया था, इसलिए उसने खुद पर ही भरोसा किया था। उसे अपने घर को बचाना था, जो इस वक्त वह इन लोगों के विरुद्ध जाकर नहीं बचा सकता था। उसे इन लोगों के साथ रहते हुए ही अपने परिवार को बचाना था। इसीलिए उसने सबसे पहले अपने घर का नाम लिया ताकि लोग उसकी प्रतिबद्धता पर शक न करें। बाहर आते ही उसने अपनी टोली के सबसे बड़े आदमी से कहा, भाई रात 10 बजे, ठीक? हथियार है कोई सरदार के पास? पहले ने पूछा। नहीं, कृपाण हो सकती है, मगर देखा नहीं कभी, ऋषि ने जवाब दिया। मौका न देंगे कृपाण निकालने का। 10 बजे, ठीक 10 बजे, पहले ने कहा और बाकी के 3 लड़कों के साथ निकल गया। ऋषि ने उन्हें हर तरह से आश्वस्त कर दिया था कि अपने घर वालों के मारने की ज्यादा जल्दी उसे ही है, जबकि इसके उलट वह समय लेकर कुछ सोचना चाह रहा था। मगर समस्या यह थी कि उसके पास वक्त नहीं था। बलवा, दंगा और आपदाएं वक्त नहीं देती। उसने अपने घर पर हमले का वक्त मुकर्रर तो कर दिया था, मगर वह जानता था कि विभीषिकाओं के कोई वक्त निश्चित नहीं होते। वह तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंचा और घर पहुंचते ही गेट पर ही ठिठक गया। उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। ऋषि ने देखा कि मकान पर ईंट के टुकड़े से एस का निशान उकेर दिया गया था। वह जानता था कि इस एस का अर्थ शिख था। उसके घर की निशानदेही कर दी गई थी, जिसकी सूची अब तक बढ़ चुकी थी। जीवन में दूसरी बार उसे डर लगा। उसने याद किया कि ऐसा ही डर उसने मनु के खो जाने के वक्त महसूस किया था। उसे महसूस हुआ कि मनु उसके डर की वजह हुई जा रही है। उसकी रूह कांप गई। उसने भीतर आकर फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बैठकर सोचने लगा। इस स्थिति में भी उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, इसीलिए उसने तपाक से उन्मादियों का साथ देने की हामी भर दी थी। उसने सोचा था कि वह ऊपर जाकर छाबड़ा साहब को सारी बात बता देगा और उनसे इसी वक्त घर छोड़कर जाने के लिए कहेगा। छाबड़ा साहब के निकल जाने के बाद वह जाकर उन लड़कों को बताएगा कि उसके मकान मालिक तो निकल रहे हैं, जो करना है अभी करो, लेकिन उनकी तैयारी तो रात की है। दिन होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाएंगे और इस तरह उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। यही सोचते हुए ऋषि तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा कि तभी उसे छाबड़ा साहब नीचे उतरते दिखाई दिए। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं अंकल? ऋषि ने उन्हें लगभग रोकते हुए पूछा। गेट में ताला लगाने, छाबड़ा साहब ने कहा। लाइए, मैं लगा दूंगा। ऋषि ने ताला लेते हुए कहा।
माहौल ठीक नहीं है, तुम भी घर से बाहर मत निकलो, छाबड़ा साहब ने ताला खींचकर देखते हुए कहा। अंकल, मुझे इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ऋषि ने चाबियां थमाते हुए अपनी बात रखी। कहो। छाबड़ा साहब को अशुभ का भान हो गया था। ऋषि जानता था कि छाबड़ा साहब अस्थमा के मरीज है और इतनी गंभीर बात उन पर क्या असर कर सकती है। फिर भी उसने सारी बातें और योजनाएं विस्तार में बता दी। यह भी उनके घर के बाहर भी निशान लगा दिया गया है और तुम भी उनके साथ हो। सब सुनकर छाबड़ा साहब ने बस एक सवाल पूछा, जिसका जवाब फौरन ऋषि को नहीं सूझा। एक पल की गहरी सांस लेकर उसने कहा, मुझे मेरा घर बचाना है। और तुम्हारे घर, तुम्हारे अपने लोग? छाबड़ा साहब ने पूछा। जो मेरे अपने हैं उन्हीं के साथ हूँ। ऋषि को लगा कि यह बहस निरर्थक है और वक्तखोर भी। बहस तो वह घंटों कर सकता है, मगर वक्त ही उसके पास नहीं है। इसीलिए उसने फौरन मुद्दे की बात की। आप बस इतना करें कि आंटी मनु और कीमती माल असबाल लेकर अभी के अभी किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं या सेक्टर 2C वाले गुरुद्वारे चले जाएं। नहीं नहीं, रिश्तेदार भी कहाँ सुरक्षित होंगे। ऐसा करें, गुरु गोविंद सिंह स्कूल चले जाएं। मैंने सुना है कि सिख वहीं जमा हो रहे हैं। मामला शांत होने पर फिर वापस आ जाइएगा। ऋषि ने जल्दबाजी में ही सही मगर समझाने की कोशिश की। और जब वापस आए तो घर पर दूसरे का कब्जा पाएं। अपने ही घर के लिए पुलिस और कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। उन्हें एक हफ्ते के भीतर ही अपने जिंदा होने का सबूत दिखाएं या फिर एक बार फिर रिफ्यूजी के सर्टिफिकेट के लिए गिड़गिड़ाएं और फिर कहीं बदबूदार नाले या सड़ान के पास बसाए जाएं। नहीं बेटा जी नहीं, इस दफा ये नहीं होने का। इस दफा यहीं मरेंगे अपने लोगों के बीच, और चाहे तो तू ही मार दे। छाबड़ा साहब बोलते हुए रुंध गए। ऋषि के पास समय ज्यादा नहीं था और छाबड़ा साहब मानने को तैयार नहीं थे। उसे जल्दी ही कुछ और सोचना था। उसे सोचना था सबसे सुरक्षित जगह के बारे में। उसे सोचना था आने वाली काली सुबह के बारे में। उसे सोचना था अपनों के बारे में, और सबसे ऊपर उसे सोचना था मनु के सपनों के बारे में। वह तेजी से सोच रहा था। कुछ सोचते हुए ही उसने अचानक सीढ़ियों पर बैठे छाबड़ा साहब को ऊपर चलने को कहा। क्या हुआ? छाबड़ा साहब ने सिर उठाकर पूछा। बस चलिए, ऋषि ने उन्हें हाथ से लगभग खींचते हुए कहा। ऊपर कमरे में मिसेस छाबड़ा और मनु दरवाजे से सटकर नीचे की बातें सुनने की कोशिश ही कर रही थी। माहौल की नजाकत और मनु की रेडियो की आदत ने इतना तो बता ही दिया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। और रही सही आशंका, छाबड़ा साहब ने शाम में गेट बंद कर पूरी कर दी थी। ऊपर पहुंचते ही ऋषि ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और हालात फिर से तीनों को बता दी। यह बिकी खतरा जानो माल का भी है और यह स्थिति का माविश पूरे देश की होने वाली है। बिखर कर रह रहे सिखों को ज्यादा खतरा है। यह बात छाबड़ा परिवार ऋषि की बातों से समझ गया। छाबड़ा परिवार तो पूरी कॉलोनी में ही अकेला सिख परिवार था। अब क्या करेंगे? मनु ने रुहासी आवाज में कहा। आप लोग मेरे कमरे में रहेंगे, ऋषि ने लगभग आदेश दिया। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये घर, ये मकान यूं ही छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं लिया था। छाबड़ा साहब जिद पर अड़े थे। आप अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे अंकल, बस यहाँ खतरा ज्यादा है, इसीलिए आप नीचे वाले कमरे में जा रहे हैं। देखिए, वे जानते हैं कि नीचे वाला कमरा मेरा है और उसमें ताला भी इस वजह से लगा है क्योंकि मैं उनके साथ बाहर हूँ। उनके पास समय नहीं होगा छानबीन का। एक बार देखेंगे कि ऊपर कोई नहीं है तो हो सकता है कि चले जाएं, और फिर नीचे वाला कमरा भी तो आप ही का है। मैं तो किराएदार ठहरा, आज हूँ कल नहीं। ऋषि ने छाबड़ा साहब का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। इस बार जब छाबड़ा साहब ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि को विश्वास हुआ कि वह आगे बात कर सकता है। उसने आगे बात छेड़ी। आंटी, आप रोइए नहीं और मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिए। घर में जितना भी आलू या कंद है पका लीजिए। न जाने ये बलवा कितना लंबा चले। पीने का पानी मेरी सुराही में है, यहाँ से ले जाना खतरनाक होगा, उससे ही काम चलाना होगा। घर से बस सोने चांदी जैसे कीमती सामान और कुछ कपड़े ही लेकर चलिए। कुछ कपड़े बिखरा दीजिए और अलमारी खुली छोड़ दीजिए। ऋषि ने जब कहना बंद किया तो उसने देखा कि मनु की माँ की जगह मनु रो रही है। बेटा जी, सब ठीक तो होगा ना? मनु की माँ ने आलू भगोने में डालते हुए कहा। जी आंटी, मैं हूं ना, आप फिक्र न करें। ऋषि ने छाबड़ा साहब की दवाइयाँ सहेजते हुए कहा। वाहे गुरु, किन्ने इम्तिहान लोगे तुसी?
मनु की माँ ने नाक पोंछते हुए खुद से ही सवाल किया। ऋषि ने अचानक यह महसूस किया कि उसकी मौजूदगी से मनु की माँ को शायद अपना कीमती सामान निकालने में झिझक हो रही है। आप लोग सामान बांध ले, मैं जरा नीचे से होकर आता हूँ, उसने छाबड़ा साहब से गेट की चाबी लेते हुए कहा। नीचे आते ही ऋषि ने सबसे पहले बाहर से जाकर अपनी खिड़की की दरारों से झांककर खुद को आश्वस्त किया कि बाहर से कुछ दिखता तो नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि भीतर से बाहर दिखता है। कमरा छोटा होने के कारण 3 लोग खिड़की की तरह ही बैठ पाएंगे। दरवाजे के पास बैठना तो यूं भी खतरे से खाली नहीं है। अस्वस्थ होने साथ ही कि उसने सुराही में पानी भर दिया। वह थोड़ा सुस्ताना चाह रहा था, मगर उसे पता था कि अगले कुछ घंटे उस पर बहुत भारी गुजरने वाले हैं। इसीलिए वह उठा और फिर ऊपर की ओर चल दिया। ऊपर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर खड़ी मनु को देखा। मनु मंजीत छाबड़ा, जिसे कभी उसने इतना शांत नहीं देखा था, इतनी उजाड़, इतनी शीत रक्त, इतनी चुप। आज लगता है जैसे सब जान गई है। निर्वाण की स्थिति है। घर के भीतरी दरवाजे पर टेक लगाए सुनने तक रही है। उसे ऐसे देख ऋषि थोड़ा डर गया, फिर भी खुद को संभालकर मनु की माँ से मुखातिब हुआ। तैयारी हो गई आंटी? उजड़ने के लिए क्या तैयारी करनी है बेटा, बस आपने जो कहा था वो रख लिया, मनु की माँ ने कहा। आइए फिर नीचे चलते हैं, उसने असहाय से पड़े छाबड़ा साहब को उठाते हुए कहा। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर चारों ऋषि के कमरे में पहुंच गए। छाबड़ा साहब को जमीन पर बैठाते हुए ऋषि ने कहना शुरू किया, आप लोग जमीन पर ही रहना और जमीन पर ही सोना। खटिया आवाज बहुत करती है, उस पर बैठना ठीक नहीं होगा। और हाँ, कोई कितना भी धमकाए, दरवाजा कितना भी पीटे या चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, दरवाजा मत खोलिएगा। हो सकता है कि वे लोग कई कई बार आए, तो एक बार के बाद ही निश्चित मत हो जाइएगा, ऋषि ने एक सांस में कहा। तुम भी मारोगे? छाबड़ा साहब ने अचानक ही पूछा। क्या? ऋषि अचानक हुए सवाल से सकपका गया। मैंने पूछा तुम भी मारोगे ना उन लोगों के साथ मिलकर? छाबड़ा साहब ने दृढ़ आवाज में पूछा। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल इस सवाल का जवाब उसे खुद भी नहीं पता। उसका मकसद को इस परिवार की सुरक्षा है। वह अभी उसी के बारे में सोच रहा है, मगर फिर परिस्थिति किससे क्या करवाए कोई नहीं जानता। समय काफी कम है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इससे पहले वे लोग आ जाएं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, ऋषि ने सवाल टालते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर उसने बाहर से ताला लगा दिया। कमरे से निकलकर ऋषि फिर ऊपर वाले कमरे में गया। उसके मुताबिक कुछ काम अब भी बाकी थे। उसने जल्दी से स्टोव जलाई और उसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी। सब्जियों में उसे कुछ आलू मिले। उसने एक छोटे भगोने में खूब सारा पानी लिया और उसमें आलू डालकर धीमी आंच कर स्टोव पर रख दिया। इसके बाद उसने दरवाजे के सामने भारी सोफा खींचकर लगा दिया। सोफे के ऊपर 2 पुराने बक्से भी दरवाजे से सटाकर लगा दिए, जिससे दरवाजा खुलने में देरी हो। एक बार उसने घर की स्थिति देखी, सब कुछ शत विक्षत था। उसने घड़ी देखी जो रात के लगभग 9 बजा रही थी। समय कम था। उसने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला और सीवर पाइप के सहारे नीचे कूद गया। हालांकि कूदने में उसे थोड़ी चोट भी लगी, पर उसे अनदेखा कर वह चौक की जानिब दौड़ पड़ा। दंगे की रात का अपना ही सन्नाटा होता है, बाकी सारी खामोशी से अलहदा, बिल्कुल अलग। यह आपको डराता नहीं, मरने से पहले की खामोशी सुनाता है। सब कुछ सामान्य रहते हुए भी कितना असामान्य। यह सन्नाटा न जाने क्यों चिंगूरों को सबसे पहले सुनाई देता है। यह सन्नाटा तब टूटता है जब बलवाई चिल्लाते हैं और झिंगुर चुप हो जाते हैं। ऐसा ही शोर जब चौक की ओर से आना शुरू हुआ, तब तक ऋषि चौक पहुंच ही गया था। उसने देखा कि लगभग 10 के झुंड में कुछ लोग एक जीप फूंक रहे हैं। उसके पहुंचते ही पहले ने उसे पहचाना। क्या पार्टी, बड़ी जल्दी मचा है तुमको? सामान पे नजर है कि सामान पे? अरे हम लोग तो आ ही रहे थे अनुष्ठान शुरू करने। पहले ने बेशर्म हंसी हंसते हुए ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर बेहूदी बात की, जिसे समझकर भी अनजान बनना आज ऋषि की मजबूरी थी। वहीं तो बताने आया हूँ भाई, मुझे लगता है कि उन्हें शक हो गया है और वे कहीं निकलने वाले हैं। मुझे मकान मालिक ने टैक्सी बुलाने को कहा है, बस वहीं दौड़ा दौड़ा आया हूँ, ऋषि ने हाफते हुए कहा। अभी निकले तो नहीं? जब तक तुम टैक्सी लेकर पहुंचेगा नहीं तब तक वे निकलेंगे नहीं।
और निकल गए तो और भी अच्छा है, तसल्ली से लूटेंगे पूरा घर। दूसरे ने बीच में कूदते हुए कहा। ऋषि उनकी बात सुनकर सकते में आ गया, लेकिन उसे यह बात इसलिए भली भी लगी कि इस टोली का पहला मकसद लूटपाट है। लेकिन पुलिस, ऋषि ने अपना डर जाहिर किया। पुलिस, वो देखो पीली पतलून में, जीप पर पानी डाल रहा है सब। तुम प्रशासन का चिंता मत करो। ये बताओ, रोड लोगे कि रामपुरी? पहले ने हाथ में छुरा चमकाते हुए पूछा। ऋषि ने झगड़े, मारपीट, गुंडई खूब की थी, मगर वह सारी चीजें कलेजे के बल पर ही की थी। उसे कभी हथियारों की जरूरत न महसूस हुई थी, न उसने इस बारे में सोचा था। मारपीट और मारकाट के अंतर को वो समझता था, मगर अभी प्रश्न मनु का था और वह संदिग्ध होने का खतरा नहीं उठा सकता था। इसीलिए उसने खुद पर जब्त डालते हुए कहा, जो भी मिल जाए। अच्छा, ऐसा करो, तुम ये रोड रखो, असलहा वैसे भी कम है। पहले ने रोड ऋषि के हाथों में थमाते हुए कहा। अभी बात चल ही रही थी कि मार मार पकड़ पकड़ के शोर के साथ बाईं तरफ से भी एक टोली एक लड़के को दौड़ाती हुई इस टोली में मिल गई। सारे लोग मिलकर मोहल्ला विशेष की तरफ आगे बढ़े। खून का बदला खून, और एक के बदले 4 मरेंगे, गिन गिन के सरदार मारेंगे। चिल्लाती उन्मादी भीड़ छाबड़ा साहब के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि लैंप पोस्ट की लाइट में पागल गुरनाम दिख गया। पागल गुरनाम इस मोहल्ले का नहीं था, कहीं से भटक कर आया था। वह सरदार भी नहीं था, बस उसके बेतरतीब बड़े बाल देखकर किसी ने एक बार उसका जूड़ा बना दिया था। पागल गुरनाम को वह जूड़ा और वह मोहल्ला इतना पसंद आया कि वह इस मोहल्ले से गया ही नहीं। इसी मोहल्ले के बच्चों से चिढ़ता चिढ़ाता वह गुरनाम हो गया था। दंगाइयों में अधिकांश गुरनाम की तरफ दौड़े। यही है, यही है। सवेरे मिठाइयाँ खा रहा था। चिल्लाते हुए उन्मादियों ने उसे घेर लिया। पागल गुरनाम यह समझ ही नहीं पाया कि पागल तो वो है, फिर ये लोग क्यों दीवाने हुए जा रहे हैं, और पागल भी क्या ही समझ पाता कि पागलों ने उसे क्यों घेर लिया है। खैर, दरिंदों ने उस पर ज्यादा वक्त खराब नहीं किया। लोहे के सरिये के एक सदे वार से गुरनाम छिटक कर एक और लुढ़क गया। वही सरिया उसकी छाती में घुसाकर उलट दिया गया। सरिया जब छाती की पसलियों और हड्डियों के बीच फंसा तो उसे छाती में किसी स्क्रू की भांति पेवस्त किया गया। सुरनाम दर्द से चीखा जरूर, मगर वह चित्कार भी वहशियों के शोर में दब गई। गर्म खून जब सड़क पर बह चुका था तो गुरनाम ठंडा पड़ गया। दंगाइयों ने खून का बदला खून से ले लिया था। इधर बच गए कुछ लोग छाबड़ा साहब के घर की ओर दौड़ पड़े, जिनके पीछे पीछे ऋषि भी था। बाहरी लोहे का गेट बंद था, जिसके बाद ही घर में प्रवेश कर सकते थे। उन्मादी भीड़ को इतना भी सब्र न था कि इसकी चाबी के बाबत ऋषि से पूछ लेते। गेट तक पहुंचते ही पहला चीखा, तोड़ तोड़, साला ताला बंद किया है, ताला भीतर से बंद है, अभी ऊपर ही है साले। उन्मादी अधीर हो रहे थे। हट बहन चोद, रोड लगा, अरे मोड़, ऐसे हाँ, मोड़, शाबाश। भारी गेट का ताला तोड़ दिया गया था। ऊपर से खींच के नीचे लाओ सालों को, मारो इन सरदारों को, देश के गद्दारों को। ना, ऊपर ही मार देते हैं, एक के बदले 4 लेंगे आज। शोर करते हुए बलवाई जब भीतर घुसे तो ऋषि उनमें सबसे आगे था। उसने सावधानी से अपने दरवाजे को घेरते हुए बलवाइयों के लिए ऊपर जाने का रास्ता दिया। जब 10 से भी ऊपर की संख्या में बलवाई सीढ़ियों से ऊपर चले गए तो वह भी तेजी से दौड़ता हुआ ऊपर जा पहुंचा और दरवाजा तोड़ते लोगों के साथ दरवाजे पर कंधे से धक्का देने लगा। दरवाजा तोड़ दे, तोड़ दरवाजा, आवाजों का शोर बढ़ा। हट, धक्के से नहीं टूटेगा, बीच में रोड घुसा के तिरछा घुमा। हाँ ऐसे, भीतर ही है, भीतर से दरवाजे पर कुछ लगा दिया है। दूसरे ने दरवाजे पर जोर का धक्का मारते हुए कहा। रोड पे खींच के मारना है इसको, नेता बनता है साला ये। तीसरे की आवाज आई, तोड़, टूट गया। दरवाजा जो भीतर से सोफे के कारण थोड़ी देर प्रतिरोध कर पाया था, आखिरकार टूट गया। बलवाई धड़ाधड़ अंदर घुस गए। कहाँ है? अरे बाथरूम में देख, उस कमरे में। वह कमरा खाली कमरा नहीं था, वह गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कक्ष था। इतने शोर, इतनी आक्रांत परिस्थिति में भी अलौकिक शांत कक्ष। बलवाइयों ने कक्ष को देखा, मगर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। पीछे मुड़े और फिर लूट में मुब्तला हो गए। खाना बना रहे थे। क्या है देख तो, आलू। अरे रे, ये पीछे का दरवाजा खुला है,
भाग गए लगता है, यहीं से भागे हैं। हाँ, अभी अभी भागे हैं, अलमारी खुली है। लड़की भी साथ में है, ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। ऋषि ने यह बात जानबूझकर कही, मगर उसके इतना कहने से ही बलवाई दो भागों में बट गए। जो लोग सामान लूटकर भागने की जल्दी में थे वो हाथ आए सामान के साथ ही भागने लगे। बाकी बचे लोगों को रक्त पिपाशा थी। उन्हें लेकर ऋषि बाहर की ओर भागा। हाथ में रोल लिए ऋषि सबसे पहले बाहर निकला ताकि वह दिखा सके कि उन्हें ढूंढने की सबसे ज्यादा जल्दी उसे ही है। सबों को साथ लेकर भड़काऊ नारे चिल्लाता वह मोहल्ले से दूर निकल गया। ऋषि जब निकला तो बस इतना जानता था कि उसे इन लोगों को अपने मोहल्ले से दूर ले जाना है, इतनी दूर कि वह सवेरे से पहले यहाँ लौट ही न सके। लेकिन वह यह भूल गया था कि वह जिस रात में निकला है वह सामान्य रात नहीं थी, विभीषिका थी। वह जिस राह पर निकला है वह सामान्य राह नहीं थी, मरीचिका थी, जो उसे कहाँ से लाकर कहाँ ले जाकर छोड़ेगी वह नहीं जानता। वह तो यह भी नहीं जानता कि अब वह महज एक प्यादा था। रात का मसौदा तो दरअसल उनके पास था जो साथ निकल आए थे। और मसौदा भी क्या था, कुछ घरों की निशानदेही थी, उन्माद था, रक्त पिपासा थी, अफवाहें थी, और अफवाहें भी ऐसी जो नसों में उत्तेजना घोल दे। इंदिरा जी की हत्या के बाद मिठाइयाँ बांटी गई, कहा गया मिठाइयाँ खाइए, नानी मर गई। गुरुद्वारों में रात रोशनी की सजावट की गई। कल सारे सरदारों ने खुशी में नारंगी पगड़ियाँ पहनी थी। प्रधानमंत्री के हमलावर ने कहा है कि सिर्फ वही पवित्र है, खालिस। उनके खालिस्तान में सिखों के अलावा सब चुन चुन के मारे जाएंगे। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ट्रक भर भर के आतंकवादी देश के हर जिलों में घुस आए हैं। इन्हीं लोगों ने उन्हें पनाह दी है। हिम्मत तो देखो, देश का मुखिया ही सुरक्षित नहीं तो अपनी सुरक्षा खुद ही तो करनी होगी। आज इंदिरा जी हैं, कल हमारी माएँ उठा ली जाएंगी, परसों हमारी बहनें। धनबाद में तो दशमेश सरदार की एक ट्रक में 14 लड़कियां भी मिली हैं। और तो और तख्ता पलट भी न हो जाए कहीं। हथियार भी इनके पास पहुंचने ही वाले हैं। ट्रेन चल ही चुकी है पंजाब से, पाकिस्तान से सहायता मिल रही है। छाबड़ा साहब और उसके परिवार को खोजती भीड़ को दूसरा काम मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऋषि और उसके साथियों ने दूर से आते एक शोर पर कान लगाया। अचानक हुए शोर ने ऋषि और उसके साथी लड़कों का ध्यान खींचा। तब 5-7 लड़के एक दुबले पतले लड़के को सेक्टर 2 की ओर दौड़ाते ला रहे थे। भागने वाला लड़का देखकर कहीं से सरदार नहीं लग रहा था। लड़का तेज दौड़ रहा था और इतना तेज कि पीछा करने वाले गली के मुहाने तक ही थक कर रुक गए थे। पीछा करने वालों को उछल होता देखकर लड़का थोड़ा धीमा तो हुआ, मगर खांसते खांसते आगे ही लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा। उसकी बदकिस्मती यह थी कि ऋषि की टोली वहीं खड़ी थी। दूसरे ने उसे कॉलर से पकड़कर उठा ही था कि पीछे खड़ा ऋषि कुछ देखकर सिहर गया। लड़के की गर्दन पर पसीने से चिपके बाल थे। लड़का सिख ही था और ऐसा लगता था कि बचने के लिए उसने कुछ देर पहले ही केश कटवाए थे। पसीने से कटे हुए कुछ बाल गर्दन पर ही चिपक गए थे। माल लूट कर भागा है, सरदार नहीं है। इससे पहले कि दूसरा कुछ पूछ पाता ऋषि ने लड़के के जेब में हाथ डालते हुए कह दिया, तो छोड़ो इसको, पैसे निकालो और जल्दी करो, 11 बजने को आए, अभी तक एक जिबे नहीं हुआ, पहले ने कहा। ऋषि ने फौरन उसके दोनों जेबों को बाहर की ओर निकाल दिया और पैसे निकालकर उसे दूसरी ओर धक्का दे दिया। लड़का दूसरी बार बच गया था। उसे अब विश्वास हो चला था कि वह जिंदा बच जाएगा, मगर यही उससे गलती हो गई। ऋषि ने उसे जिधर धकेला था उधर सकरी गली का सन्नाटा था। ऋषि चाहता था कि लड़का उस सकरी गली से होता हुआ निकल जाए, मगर शायद लड़के का घर आगे की ओर था या शायद उसकी मौत आगे की ओर थी। वह उठा और हाथ पांव झाड़ते हुए सामने से ही गुजरने लगा। जैसे ही वह लैंप पोस्ट के नीचे से गुजरा, उसके पगड़ी के कारण बने दाग पहले को नुमाया हो गए। पहला चीख उठा, ए धर धर दबोच साले को गर्दन से, हाँ ऐसे, देख लो रसाला सरकार ही है। इतना सुनते ही लड़के ने फिर भागने की कोशिश की, मगर वह पहले ही अपनी ऊर्जा खपा चुका था। दूसरे ने उसे बीच सड़क पर ही दबोच लिया। सामने से दंगाइयों का एक दूसरा जत्था 2-3 मोटरसाइकिल पर गुजरा और शोर मचाता आगे बढ़ गया। देख पगड़ी का निशान देख। पहले ने लड़के के बालों से पकड़कर उसकी नाक बंद कर दी। लड़का झटपटाया और उसी कोशिश में दूसरे के हाथों के बंद से छूट गया। वह फिर भागा, मगर अब की दफा पीछे से चले एक पत्थर जो सीधे उसके सिर के बीचों बीच लगा से उसका संतुलन बिगड़ गया।
वह फिर सड़क पर गिर पड़ा। पहले ने उसे फिर बालों से पकड़कर उठाया। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया है? लड़का सूखे कंठ से बस यही बोल पाया। तैने नहीं किया, तेरी कौम ने किया है, और जो मौका मिला तो तू भी करेगा। ए छोकरा, जल्दी से रस्सी लाओ, पहले ने ऋषि से कहा। ऋषि ने सोचा कि यह लोग इसे बांधकर मार पीट कर छोड़ देंगे। इसी बदगुमानी में वह जल्द ही आसपास रस्सी ढूंढने लगा। उसे लगा कि वह जितनी जल्दी रस्सी ढूंढ पाएगा उतना बेहतर होगा। उसे ध्यान आया कि पिछली ही गली में साड़ी केंद्र का प्रचार करता बैनर गिरकर झूल रहा था। वह तेजी से उस जानिब दौड़ पड़ा, मगर इस जल्दबाजी में वह यह देखना भूल गया कि दूसरा भी सड़क के पास उस पार कुछ ढूंढ ही रहा था। इतना मन बढ़ गया है तुम लोगों का, आए गद्दार सालों, कल तो तुम लोगों के घर में घुस जाओगे, पहले ने लड़के का मुंह दबोचकर झंझोड़ते हुए कहा। पहला अभी नफरतें निकाल ही रहा था कि दूसरा एक गैरेज के बाहर करीने से एक के ऊपर एक सजाकर रखी मोटरसाइकिल के टायरों में से एक टायर लुढ़काता लाया। पहला कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरे ने लड़के की बाहें पीछे की और इस कदर मरोड़ी कि दर्द की मार से लड़की का मुंह खुल गया। दूसरा यही चाहता था। उसने फौरन एक कपड़े का टुकड़ा उसके मुंह में डालकर मुंह बंद कर दिया। लड़का संभल पाता उसे पैस्तर ही दूसरे ने पहले से कहा, भांगड़ा देखेगा? पहला सवाल नहीं समझा इसलिए कोई जवाब नहीं दे सका। दूसरे ने पहले के जवाब का इंतजार किए बगैर ही वह टायर लड़के के सिर से होते हुए छाती में इस तरह डाली जिससे उसके दोनों हाथ फंसकर बंध गए। दूसरे ने फिर तेजी से अपने कमर में छुपी बोतल निकाली और टायर को उससे नहला दिया। वह मिट्टी तेल थी। पहले का भी दिल यह दृश्य देखकर दहल गया। उसके कुछ कह पाने से पहले ही दूसरा मिट्टी तेल से सरोबार हुए टायर में तीली मार चुका था। लड़का आग की लपेटों में घिरकर जमीन पर गिर गया। उसने उलटकर आग बुझाने की तमाम कोशिशें की, मगर कोशिशें नाकाम ही रही। ऋषि ने आने में बहुत देर कर दी थी। वह दूर से लड़के को चलता देखकर उसकी ओर भागा, मगर उसके पहुंचने तक लड़का निष्प्राण हो चुका था। आग लड़के के मांस को कोयला कर चुकी थी। अब वहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं था। जत्था आगे बढ़ा तो पहले ने दूसरे से कहा, दारू है, बिना दारू से ये सब हो नहीं पाएगा, है ना? दूसरे ने कमर में से एक और बोतल निकालते हुए कहा। साले किरासन तेल तो नहीं? पहले ने हंसते हुए पूछा और बोतल उसके हाथ से ले लिया। ना, दूसरे ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अच्छा एक बात बता, इतनी रात में तुझे तेल कहाँ से मिल गया? पहले ने पूछा और सीधी बोतल मुंह को लगा ली। मुसीबत में सभी साथ देते हैं, दूसरे का जवाब था। ऋषि के पास बस सवाल थे। निशानदेही के हिसाब से अभी तक कोई काम नहीं हुआ था। दूसरे मकान की शिनाख्त बुल्लर साहब के मकान के रूप में हुई थी। शिनाख्त करवाने वाला उनका पुराना नौकर ही था। बकौल नौकर बुल्लर साहब की बेटी ने उससे ही मिठाइयाँ मंगवाई थी और कहा था कि नानी तो गई। नानी यानी बकौल नौकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यह बात खून में उबाल लाने के लिए काफी थी और उबलते खून में यह बात भला कहाँ पैठ कर पाती कि बुल्लर साहब की बेटी गूंगी थी। वह तो हफ्ते भर पहले ही अपने 4 साल के बेटे के साथ विधुर बाप से मिलने आई थी। नौकर ने बताया तो गलत क्यों कहेगा? इस गलती की कीमत बुल्लर साहब को चुकानी ही थी। कारण पर्याप्त था, मगर क्या यही एक कारण था? नहीं, यह कोई कारण नहीं था। बुल्लर साहब तो उसी दिन से निशाने पर थे जिस दिन उन्होंने अपने घर में लगाने के लिए पत्थर सीधे मकराना से मंगवाए थे। बीमा एजेंट के रूप में उन्होंने न सिर्फ अकूत संपत्ति कमाई थी बल्कि दिखाई भी थी। 5 दिन पहले ही तो सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर सिर्फ इसीलिए मंगवाया था क्योंकि नाती ने सर्दियों में भी ठंडे पानी की जिद कर दी थी। यही संपत्ति आंखों का बाल हो गई थी। दंगाई जब शोर करते हैं, गालियां निकालते हैं, नफरती नारे लगाते हैं, तब इसका असर पीड़ित और दंगाइयों से ज्यादा बाहरी लोगों पर पड़ता है। उनका मनोबल टूट जाता है और हमें क्या मतलब का अवरोधी हार्मोन उन्हें पचड़े से बाहर ही रहने की सलाह देता है। यही कारण था कि भीड़ जब बुल्लर साहब का भारी दरवाजा तोड़ने लगी तब पड़ोस के 1-2 घरों की बत्तियां जली, मगर फिर जल्द ही बत्तियां बुझ गई। सर्दी यूं भी बढ़ने लगी थी। पड़ोसी हमें क्या मतलब की रजाई ओढ़कर सो गए। टोड ऋषि के हाथ में था। वह भारी गेट के ताले में उसे फंसाकर तोड़ने में वक्त जाया कर ही रहा था कि बेकाबू उन्मादी फिर से लोहे का वह गेट फाड़ गए। ऋषि को गाली देता छोड़
उसके साथी भी उसी तरह भीतर दाखिल हुए। सबों को भीतर जाने की जल्दी थी। आखिरी दीवार जो लकड़ी की थी ज्यादा देर न टिक सकी और अपने कब्जे सहित बाहर निकल गई। पहले कमरे में कोई नहीं था, मगर भीड़ के असल मकसद के सारे सामान वही थे। ऐसा लगता था कि भुल्लर साहब और उनकी बेटी ने जानबूझकर सारे सामान अगले कमरे में ही कर दिए हैं, जिससे कि भीड़ लूट पाट कर निकल जाए। टीवी, वीसीआर, पेंटिंग्स, कुर्सियां इत्यादि लेकर उन्मादी बाहर की ओर भागने भी लगे थे। मगर भुल्लर परिवार की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ एक लोगों का मकसद लूटपाट नहीं था। वो जानते थे कि 2 कमरे के घर में तीसरा कमरा नहीं होता, इसलिए अगर आगे के कमरे में कोई नहीं मिला तो यहाँ तो मिल ही जाएगा। वे लोग आगे बढ़कर दूसरे कमरे में भी पहुंच गए। दूसरे कमरे में शिकार मिल ही गया। ऋषि सहित भीतर घुस आए लोगों ने देखा कि भुल्लर साहब की बेटी के हाथ में छोटा सा कृपाण लिए अपने 4 साल के बेटे को थामे दीवार से लगी खड़ी थी। पहले ने जब घर में किसी मर्द को नहीं देखा तो बहुत निराश हुआ। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, रेफ्रिजरेटर खोलकर देखा, बिस्तर के नीचे झांककर निराश हुआ। सरदार हाथ में लगने की हताशा में वह ऋषि के हाथ से रोड छीनकर फ्रिज पर मारने लगा। भुल्लर साहब की बेटी से वहशत में बच्चे का हाथ छूट गया। इसी क्षण, ठीक इसी क्षण दूसरे ने बच्चे को दबोच लिया। भुल्लर साहब की बेटी बच्चे को छीनने के लिए झपटी, मगर दूसरे ने बंद मुट्ठी से उसके नाक पर वार किया। उसकी नकसीर फूट गई, वह दूर जा गिरी। दूसरे ने बच्चे को छोड़ दिया और भुल्लर साहब की बेटी की ओर झपटा, मगर तभी पहले ने रोड ऋषि को देते हुए दूसरे को रोका। वक्त नहीं है, बहुत काम बाकी है, किस्मत ही निरी है साली आज, पहले ने दूसरे से कहा और बच्चे की ओर बढ़ा। ऋषि कुछ सोचकर सिहर गया। उसने दूर से ही कहा, भाई बच्चा है, पता है मुझे बच्चा है, मार नहीं रहा, दुलार रहा हूँ। पहले ने कहा और लड़के का गाल खींचते हुए कहा, लाला नाना कित्थे। बच्चे ने एक क्षण उसकी आंख में देखा, फिर तर्जनी उठाई और बहुत ही मासूमियत से फ्रिज के गत्ते के खोल की तरफ इशारा कर दिया। नई फ्रिज का वो आदमकद कवर दीवार के सहारे ही लगा था। पहला आश्चर्य से भर उठा, अरे ये कैसे छूट गया? छोकरे जरा गत्ते के पीछे तो देख। पहले ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए दूसरे से कहा, जो वहीं खड़ा अब भी भुल्लर साहब की बेटी पर नजर गड़ाए खड़ा था। अरे यार, तुम भी बच्चे की बात पर विश्वास कर रहे हो, कुछ नहीं है वहां, ये लो। कहते हुए दूसरे ने रोड का सिरा फ्रिज के गत्ते में दे मारा। कोई आवाज नहीं हुई, मगर दूसरे को लगा कि रोड का सिरा दीवार के टकराने से पहले किसी मुलायम चीज से टकराया। उधर ऋषि क्षण भर स्तब्ध खड़ा रहा। उसने देखा कि अचानक ही फटे हुए गत्ते के पास से खून की एक धार निकल आई। भुल्लर साहब को बेटी ने अपनी कसम देकर आदमकद फ्रिज के गत्ते के पीछे छिपा दिया था। रोड भुल्लर साहब के ठीक गर्दन में लगी थी। वह चीख भी नहीं पाए थे। गूंगी लड़की कब की बेहोश हो चुकी थी। ऋषि जड़ हो चुका था। बच्चा अपनी माँ को सोया जानकर उसके पास ही लेट गया था। दूसरे ने बच्चे को परे हटाकर भुल्लर साहब की बेटी के गले से चेन खींचकर जेब के हवाले कर लिया। तीसरे के हाथ कुछ महंगी शराब की बोतल लगी थी, जिसे उसने तहमत के नीचे छुपा लिया। पहले को ऋषि को लगभग खींचकर ले जाना पड़ा था। काम बहुत था और यह नामाकुल लाश हो गया था। रोड पर घिसटते वजनी कदमों से ऋषि बाहर तो आया, मगर वह निष्प्राण ही चल रहा था। अचानक उसे लगा कि रोड से उसके हाथ जल रहे हैं। उसने घबराकर रोड छोड़ दिया। पहले ने उसे संभाला, हिलने का मौका तक नहीं दिए बुड्ढे को। बढ़िया, अब गिनना नहीं, पहले ने खिकियाते हुए दूसरे से कहा। दूसरे ने बाहरी गेट के टूटे ताले को फेंककर गेट बंद कर दिया और ऊंची आवाज में गाया, सरदार जी के खोपड़ी में 12 अंडे थे, एक अंडा फूट गया, सरदार जी घुलट गए। बेहुदी सी इस 2 लाइन के साथ उनकी हंसी भी दूर जाती सुनाई दी। पड़ोसियों की लाइट एक दफा फिर जली और बुझ गई। सर्दियां कड़ाके की जो थी, सबों को रजाई में घुसने की जल्दी थी। जारी है।